Morning students, how are you? Today we will start the third chapter of civics and the name of the chapter is how the state government works. State government कैसे काम करती है। पिछले चैप्टर में हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट काम करता है। अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। आपने सुना हो किस तरीके से हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है, किस तरीके से काम करती है। आप लोगों ने सुना होगा एमएलए नाम का एक शब्द सुना होगा। एमएलए क्या होते हैं? एमएलए भाई फलाना एमएलए है, वो एमएलए है, ये एमएलए है, ठीक है। तो एमएलए क्या होते हैं? एक्चुअली एमएलए का मीनिंग होता है मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? अभी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा। किसी भी स्टेट की जो विधानसभा होती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जो कि पूरे स्टेट के लिए मिलजुल कर काम करते हैं, कानून बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्टेट की विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी लोग होते हैं, जो भी जनता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाकर गवर्नमेंट बनाते हैं, और गवर्नमेंट बनाकर जो लोगों की भलाई के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको चुना गया है, उसकी भलाई के लिए उनकी समस्याएं उन लोगों की आगे जो है रखते हैं, और फिर उसका निवारण किया जाता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। एमएलए जो होते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में बैठते हैं, उनको हम एमएलए बोलते हैं। किस तरीके से इनका चुनाव किया जाता है? जैसे किसी भी स्टेट का उदाहरण ले, हम उदाहरण ले लेते हैं हम हरियाणा का। ये क्योंकि पिछले साल ही हरियाणा में चुनाव हुए हैं 2019 में, तो ताज़ा उदाहरण है, इससे आपको सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। हरियाणा में सबसे पहले भी किसी भी स्टेट के अंदर उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। जैसे हरियाणा का यदि हम उदाहरण लें, तो हरियाणा के अंदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज टोटल 90 हैं, और जो कि इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब जैसे पिछले साल चुनाव हुए थे 2019 में, तो सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स चुनाव के लिए उतारे थे, चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि सभी जो बड़ी पार्टियां हैं, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार, सभी क्या सोचते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो जैसे हमने पढ़ाया था कि डेमोक्रेसी में आपको वोट डालने का भी अधिकार है, और आप चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है जो कि शर्तों को पूरी करता हो। सभी जो पार्टियां थी, बड़ी पार्टियां, उनकी तरफ से कैंडिडेट उतारे गए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल हो, ठीक है। तो उन पार्टियों की तरफ से जो कैंडिडेट उतारे गए, उन्होंने चुनाव लड़ा, लोगों ने वोटिंग दी, और उस वोटिंग के हिसाब से जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो विजयी हुआ। और जैसा कि हमने देखा था 2019 इलेक्शन में, क्योंकि 90 सीटें हैं टोटल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो जो भी पार्टी, एक बड़ी पार्टी उभरेगी, जिसको कि मेजॉरिटी बोला जाता है, मेजॉरिटी जिसको मिलेगी वही सरकार बनाती है, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री चुना जाता है। चुनाव के जैसे नतीजे आए, तो नतीजों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे थे 90 सीटों पर, उनमें से सिर्फ 40 सीटों पर ही जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो विजयी हुए। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी को मिली 31 सीटें। 31 सीटें मीन्स वही कि टोटल 90 सीटों पर जो कैंडिडेट उतारे गए, उनमें से सिर्फ 31 जो कैंडिडेट थे वही विजयी हुए। फिर इसके बाद जननायक जनता पार्टी, जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी, उनको 10 सीटें मिली, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जिस भी कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलती हैं, ज़्यादा, वही विजयी माना जाता है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको एमएलए घोषित किया जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए घोषित किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आप बात करते हैं मेजोरिटी की, तो मेजोरिटी के लिए टोटल 46 सीटें चाहिए थी, लेकिन यहाँ 40 सीटें जो बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी, उनको सिर्फ 40 सीटें मिली। तो उनको क्या हुआ अभी कि जो जननायक जनता पार्टी थी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया, बाहर से अपनी 10 सीटें लेकर वो इनके साथ शामिल हो गए कि हम सरकार बनाएंगे, आपके साथ शामिल हो गए। तो जब दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल खट्टर के साथ जुड़ गए, तो टोटल सीटें कितनी हो गई? 40 + 10 50, यानी कि दोनों ने मिलाकर मेजोरिटी, राज्यपाल के सामने मेजोरिटी साबित कर दी। तो इनको बुलाया गया सरकार बनाने के लिए, और जो भी 50 जो मेंबर थे, 50 एमएलएज थे, उन्होंने आपस में सलाह मशविरा करके और श्री मनोहर लाल खट्टर जी को अपना मुख्यमंत्री घोषित किया।
यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका मुखिया घोषित किया। इसके बाद एमएलए के विभाग बांटे गए। कुछ एमएलए को विभाग मिल जाते हैं, कुछ स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो जो एमएलए को विभाग दिए गए, जैसे दुष्यंत चौटाला जी को जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, अनिल विज जी को होम मिनिस्टर बनाया गया, कंवरपाल गुर्जर जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है विभागों का बंटवारा किया गया। उन विभागों के साथ साथ जो एमएलए होते हैं वो अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसके प्रति भी जिम्मेवार होते हैं। फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसका अधिवेशन बुलाया जाता है। उस अधिवेशन के दौरान क्या होता है कि जो भी एमएलए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो समस्याएं हैं वो सभी के सामने रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो सेकंड पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जिसके 31 एमएलए थे, वो अपोजिशन पार्टी के रूप में आई। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उसके अंदर सभी एमएलए बैठते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जीती हुई पार्टी के हों चाहे हारी हुई पार्टी के, चाहे जो आपका इंडिविजुअल उम्मीदवार है वो भी, जो ओपन लड़ रहा है जो बिना किसी पार्टी के। तो वहां पर क्या होता है, जब विधान परिषद की बैठक होती है उस समय जो भी एमएलए हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम्स रखते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, आपस में उसके ऊपर वाद विवाद किया जाता है और फिर उन समस्याओं को हल किया जाता है। कोई भी कानून बनाने से पहले जो यदि सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल कोई कानून बनाने के बारे में विचार कर रहा है तो उसके बारे में भी सबसे पहले जो विधान परिषद है वहां पर उस विचार को या उस कानून के बारे में बताया जाता है, बहस की जाती है आपस में और फिर जाके कोई भी कानून पास किया जाता है। तो इस प्रकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करती है। और शायद इस उदाहरण से आप लोग पूरा समझ भी गए होंगे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आपकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, और इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपका एमएलए, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से एमएलए कौन है, कौन जीत कर आया है, कौन सी पार्टी का है वो। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हम हरियाणा में पढ़ रहे हैं, हम हरियाणा के वासी हैं, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स किस किस विभाग को संभाले हुए हैं। और इसके अलावा आप लोगों को जो डेट है इलेक्शन की वो भी पता होनी चाहिए, किस ईयर में इलेक्शन हुए हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इन सब के बारे में जानकारी अभी मैंने आप लोगों को दी कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। अभी आप लोगों को एक बार ये जो चैप्टर है ये रिवाइज करना है। चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज करेंगे, वीडियो को देखेंगे और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, उनको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट जीके से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों के पास भेजूंगा और आप लोगों को वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं उसमें वो आपकी हेल्प करेंगे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉन्टैक्ट